तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इंटरनेशनल ट्रैवल। इंटरनेशनल ट्रैवल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, लेकिन फिर भी अभी तक पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। और अभी तक वंदे भारत मिशन के अंडर में ये इंटरनेशनल का जो भी ट्रैवल है वो ऑपरेट हो रहा है। तो अभी भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, काफ़ी लोग अपनी अपनी जगह पर फंसे हुए हैं। जो फंसे नहीं हुए हैं उनके लिए फ़र्स्ट टाइम है कि वो लोग ऐसे इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करनी है। तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये होगा कैसे जब हम किसी डेस्टिनेशन से फ्लाई करेंगे और जहाँ पे हम अपनी कंट्री में लैंड करेंगे, क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर है। तो मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में बताया था, क्योंकि मैं खुद दुबई से जयपुर आया था इसके अंडर में। लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा और बताऊँगा कि आखिरकार पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो जो सबसे पहला स्टेप है, वो सबसे पहला स्टेप है कि जो भी आपके कंट्री का कंसुलेट है, जो भी आपके कंट्री में इंडियन कंसुलेट ऑपरेट कर रहे हैं या जो उनकी वेबसाइट है, वो लोग आपको एक फ़ॉर्म देंगे। मैं स्पेसिफ़िकली यूएई के लिए बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद यूएई से आया हूँ। ख़ास करके यूएई के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। कुछ स्टेप्स बस चेंज होंगे अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो। जैसे कि एक फ़ॉर्म जो गवर्नमेंट का फ़िल करना होता है हमको, वो फॉर्म आपको इंडियन कंसुलेट की साइट से मिलेगा, जो भी आपकी कंट्री में इंडियन कंसुलेट की साइट होगी। और यूएई के लिए जो फॉर्म रहेगा वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। वो कुछ ऐसा दिखेगा और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप किसी भी कंट्री से अगर इंडिया आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये एक फ़ॉर्म फिल करिए। एक ट्रैवल प्रोसीजर है, ट्रैवल फॉर्म है, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करके और रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ में, वंदे भारत मिशन के साथ में। स्टेप नंबर 2 जो है वो है फ़्लाइट बुकिंग। जी हाँ, जब मैं आया था तब फ़्लाइट बुकिंग जैसा कुछ नहीं था। जो भी प्रोसेस होता था पूरा इंडियन कंसुलेट से ही होता था। वो लोग लिस्ट बनाते थे कि कौन से लोगों को पहले प्रायोरिटी देना है और कौन से कैटेगरी के लोगों को हम बाद में भेज सकते हैं। उस हिसाब से वो लोग लिस्ट बनाते थे और फ़्लाइट में नाम देते थे, और उस हिसाब से ही फ़्लाइट की टिकट बुकिंग होती थी और कॉल आता था एयर इंडिया से। उसके बाद चालू हुई चार्टर फ़्लाइट्स जो कि ऑपरेट हो रही थी कुछ एजेंट्स के थ्रू हो रही थी। कुछ एजेंट्स चार्टर फ़्लाइट ऑपरेट करवा रहे थे और उसमें सीट मुझे भी मिली। लेकिन अब थोड़ा ये रिस्ट्रिक्शन हल्का हो गया है। हल्का इसलिए हो गया है क्योंकि जो भी फ़ेज़ 5 या फ़ेज़ 6 वंदे भारत मिशन का चल रहा है, उसके अंडर में गवर्नमेंट आपको भी फैसिलिटी दे रही है कि आप खुद भी गवर्नमेंट की ऑनलाइन साइट पे, एयर इंडिया की साइट पे जाके टिकट बुक कर सकते हैं। और नहीं तो आप एयर इंडिया के ऑफ़िस में जा सकते हैं। जिस भी कंट्री में आप हैं उस कंट्री के, आपके सिटी के एयर इंडिया के ऑफ़िस में जाके आप टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि कुछ 20 से 30% अभी भी गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया हुआ है, वो उन लोगों को देते हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो अपनी लिस्ट के थ्रू देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं और उनको प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी 70 से 80% टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं एयर इंडिया की साइट पे जाके, या तो आप उनके ऑफ़िस में विज़िट करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म गवर्नमेंट की साइट पे नहीं भरा है इंडियन कॉन्सुलेट की साइट पे, तो आप स्टेप 2 पे नहीं बढ़ पाएंगे, जो कि आपकी टिकट बुकिंग नहीं हो पाएगी। स्टेप 3 जो है बुकिंग होने के बाद, वो ये है कि आपको एयरपोर्ट पे, जैसे कि सपोज़ आपकी फ़्लाइट है 12 बजे, तो आपको एयरपोर्ट पे 6:30 से 7 बजे के बीच में पहुंचना पड़ेगा। मीन्स 5 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना है। स्टेप नंबर 4 ये है कि जब आप 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो आपका होगा वो आपका होगा रैपिड टेस्ट। रैपिड ब्लड टेस्ट ऐसा होता है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग शुगर टेस्ट कराते हैं तो हमारा जो फिंगर होता है उसमें यहाँ पॉइंट करके एक ब्लड निकाल के शुगर टेस्ट किया जाता है। तो रैपिड टेस्ट भी ऐसे ही किया जाता है, जिसका रिज़ल्ट 2 या 3 मिनट के अंदर आ जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। उसमें यही टेस्ट किया जाता है कि किसी को कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है, किसी के ब्लड में तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। ये स्वैब टेस्ट जितना एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे क्लियर होने के लिए आपके लिए काफ़ी है। अगर आप में कुछ भी प्रॉब्लम रैपिड टेस्ट में हुई तो आपको अलग कर दिया जाएगा। हालांकि जब हम आए थे तो हमारी पूरी फ़्लाइट में ऐसा कोई भी नहीं था जिसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी और पूरी फ़्लाइट सेफ़ली आ गई थी। या ऐसा मैंने न्यूज़ में भी इतना नहीं सुना कि रैपिड टेस्ट में किसी को कुछ प्रॉब्लम निकली या कुछ हुआ हो। तो रैपिड टेस्ट एक जस्ट नॉर्मल प्रोसीजर है, इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें नॉर्मल ही रहती हैं। एक शुगर टेस्ट जितना छोटा सा टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट 2 या 3 मिनट में आ जाती है। स्टेप नंबर 5 बहुत ही नॉर्मल है। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल या कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं तो जो प्रोसेस होता है वो लगेज आपको अपना वेट करवाना है और फिर वो लगेज सबमिट कर देना है। स्टेप नंबर 6, इस स्टेप पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पे कुछ
लोग कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ लोग अलग बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेप है। ये स्टेप होता है इमिग्रेशन पे, जब आप इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जाते हैं। तो ये जो स्टेप नंबर 6 है वो है फ़ाइन्स के बारे में। अब यूएई जैसे मैं बता दूं कि ओवर स्टे जो फ़ाइन्स होते हैं, तो अभी काफ़ी कंफ्यूजन चल रही थी इसके बारे में। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि भाई फ़ाइन्स लगेंगे नहीं लगेंगे, विज़िट वीज़ा वालों को लगेंगे, कैंसिल वीज़ा वालों को लगेंगे, और आखिर होगा क्या फ़ाइन्स का। तो जैसे कि यूएई गवर्नमेंट ने बोला था कि मार्च के बाद जिसका वीज़ा एक्सपायर हुआ है उसको हम दिसंबर तक छूट देंगे, और जिसका वीज़ा कैंसिल है उससे फ़ाइन्स लेंगे, फिर जिसका वीज़ा कैंसिल है उससे फ़ाइन्स नहीं लेंगे, और हर मतलब 15-20 दिन में कुछ इनके रूल्स चेंज होते ही रहे। एंड तक लोग कंफ्यूज रहे, और एंड तक मैं भी कंफ्यूज रहा इस चीज़ को लेके। जब हम लोग एंड में ट्रैवल करने ही वाले थे तब तक हमको यही बोला था कि कोई भी फ़ाइन नहीं लगेगा, लेकिन इमिग्रेशन पे हमारी फ़्लाइट में से 40 से 50 पैसेंजर्स को फ़ाइन लिया। 2-2 दिन का फ़ाइन लिया। हम सबकी फ़्लाइट थी 2 जुलाई को, और उन्होंने बोला था कि आप सब लोगों की वीज़ा कैंसिल वीज़ा है, और कैंसिल वीज़ा वालों को हमने 30 जून तक तो फ्री दे दिया, लेकिन अब 30 जून के बाद हम सबको फ़ाइन मार रहे हैं। तो 1 और 2 जुलाई का जो हमसे फ़ाइन लिया गया 260 दिरहम्स, 260 दिरहम्स, और यही बोला गया कि अब 1 जुलाई के बाद जो भी जाएगा कैंसिल वीज़ा वाला उसको फ़ाइन लगेगा। जब हालांकि मेरे फ्रेंड ने 1 जुलाई को ट्रैवल किया था दुबई एयरपोर्ट से, उसको कोई फ़ाइन नहीं लगा था, और हमने 2 जुलाई को ट्रैवल किया रास अल खेमा एयरपोर्ट से, और हम लोगों को सब लोगों को फ़ाइन्स लगे 2-2 दिन के 260 दिरहम्स। तो मुझे अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई, और अगर आपको भी इस चीज़ का कन्फ्यूजन है और आपका कैंसिल वीज़ा है, विज़िट वीज़ा नहीं है, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट डेली चेंज कर रही है यूएई की कि अक्टूबर तक फ़ाइन है नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद भी कंफ्यूज है, मुझे मालूम नहीं, या जैसा भी है। इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से आपको क्लियर करना है। अगर आपको फ़ाइन्स का कंफ्यूजन है तो किसी गवर्नमेंट सेंटर में आप विज़िट करिए और इनसे कुछ पेपर या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए कि भाई हमको फ़ाइन नहीं लगेगा, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। स्टेप नंबर 7 ये है कि जब आप लोग फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे तो 3 सीट इस तरफ होती हैं, 3 सीट इस तरफ होती हैं, लेफ़्ट एंड राइट में। तो जो 3-3 सीट के जो बीच वाली सीट होती है उसमें जो भी बैठेगा तो उसको एक सेफ्टी सूट दिया जाएगा वाइट कलर का, पीपीआई सूट, प्रोटेक्टिव सूट भी बोल सकते हैं। और जो भी बीच वाली रो में बैठेगा उन सबको प्रोटेक्टिव सूट पहन के ही बैठना पड़ेगा। स्टेप नंबर 8, आपको फ़्लाइट में बोर्ड करने से पहले या तो फ़्लाइट में बोर्ड करने के बाद एक फ़ॉर्म दिया जाएगा जिसकी 2 सेम कॉपी, मतलब एक फ़ॉर्म और उसकी एक कॉपी, टोटल 2 फॉर्म हो गए, सेम फॉर्म रहेंगे। आपको वो दोनों फॉर्म फिल करने हैं। बेसिकली वो फिल इसलिए करने हैं, जब आप इंडिया पहुंचेंगे तो आपको फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे एयरपोर्ट पे, और दोनों में सेम डिटेल्स है। आपको एड्रेस एंड अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपने कहाँ ट्रैवल किया है नहीं किया है, जो भी है आपको सब उसमें फिल करना है। स्टेप नंबर 9, जब आपकी फ़्लाइट लैंड होगी आपके रिस्पेक्टिव सिटी में, जिस भी सिटी में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहला प्रोसीजर होगा जब आप अपने प्लेन की लॉबी से बाहर निकलेंगे तो आपके हैंड बैग में जो भी होगा या आपको पूरा सैनिटाइज़ किया जाएगा, और सैनिटाइज़ करने के बाद ही बिल्कुल सामने एक टेबल लगी हुई होगी हेल्थ अथॉरिटीज़ की, हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनकी 2 या 3 वर्कर्स रहेंगे, और अगर आपको सिम नहीं है तो वो सिम भी प्रोवाइड कराएंगे। और आपका जो 2 फॉर्म आपने फ़्लाइट में भरे थे उसमें से एक फॉर्म आपको वहाँ सबमिट करना है, और कुछ देर वो आपको बिठाएंगे सबमिट करने के बाद 10 से 15 मिनट, और फिर आपको आगे जाने के लिए बोलेंगे। आगे जाके थोड़ा सा आगे एक और टेबल रहेगा जहाँ पे आपको अपना दूसरा फॉर्म भी स्टैंप लगवाना है, सबमिट नहीं करना है, वो आप जस्ट चेक करेंगे आपकी डिटेल्स फिल की हुई है कि नहीं। फिर जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक और काउंटर आएगा जहाँ पे आपको अपना दूसरा फॉर्म भी सबमिट कर देना है। ये सेमी इमिग्रेशन काउंटर है। सेमी इमिग्रेशन मतलब नॉट अ इमिग्रेशन, लेकिन तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया जाएगा कि आपको होटल क्वारंटीन में रहना है, गवर्नमेंट क्वारंटीन में रहना है, कैसे करना है, पूरी डिटेल आपको वहाँ दी जाएगी। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस मतलब या तो आप गवर्नमेंट क्वारंटीन में रह लीजिए या तो आप होटल क्वारंटीन में रह लीजिए। क्वारंटीन में रहना अभी नेसेसरी है, 7 डेज़ के लिए आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट क्वारंटीन में रहते हैं तो आपको दूसरी लाइन से गवर्नमेंट क्वारंटीन वालों के साथ में भेज देंगे। और अगर आप चूज़ करते हैं होटल क्वारंटीन, तो होटल क्वारंटीन का सिस्टम ऐसा है कि आपको होटल्स के कुछ चॉइस दिए जाएंगे, जैसे कि सेगमेंट होगा 3500 फॉर 5 स्टार होटल, 2500 फॉर 3 स्टार होटल और 1500 फॉर स्टैंडर्ड होटल। तो ये पूरी तरह से आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 स्टार में, 3 स्टार में या स्टैंडर्ड होटल में रहेंगे। और या तो अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप गवर्नमेंट क्वारंटीन में भी जा सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्वारंटीन और होटल क्वारंटीन में डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट क्वारंटीन में
गवर्नमेंट के जो पुराने लॉजेस हैं या जो पुराने क्वार्टर्स हैं उनको ही ढंग से पूरा मेंटेन करके और उसी में एक एक रूम में 2-2 लोगों को रखा जाएगा। और मतलब वो पूरी तरह से खुला है। तो मैं गवर्नमेंट क्वारंटीन में नहीं गया था तो उसकी इतनी डिटेल आपको दे नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरा ये था कि अगर क्वारंटीन में रहना ही है तो फिर अकेले एक ही रूम लेके और एक होटल में ही रहना है और रिस्क नहीं लेना। लेकिन फिर भी ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट क्वारंटीन में जो लोग गए थे फ़्लाइट में से, उनमें से भी मेरी 1-2 से बात हो रही थी और उन्होंने कहा ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, एज़ सच ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक रूम में 2-2 लोग रह रहे हैं और सब चीज़ नॉर्मल ही है। और अगर होटल क्वारंटीन में आपको रहना है तो जैसे मैं रहा था, मेरा कोई इतना ज़्यादा बजट नहीं था, जस्ट मुझे एक अलग रूम चाहिए था, इसलिए मैंने होटल क्वारंटीन चूज़ किया और स्टैंडर्ड क्वारंटीन होटल चूज़ किया मैंने, जिसका मैंने पे किया 1500 पर डे, 1500 पर डे और प्लस GST। आप हायर होटल्स भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि अगर होटल क्वारंटीन में रहना ही है, क्योंकि होटल वाले आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, जो भी खाना है पीना है जो भी है वो आपके होटल के रूम के गेट पे पहुंचाया जाएगा और होटल से आप बाहर नहीं निकल सकते। मोस्टली तो रूम के गेट से भी आप बाहर नहीं निकल सकते। होटल की जो सारी सर्विसेज हैं, स्पोर्ट्स और जिम और जो भी पूल्स वगैरह हैं, वो कुछ भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपको एक रूम में 7 दिन रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा होटल की लॉबी तक जा सकते हैं, वो भी अलाउ नहीं है। अगर आप बड़ी होटल में रहेंगे तो आपको वो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट करके अलाउ नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप स्टैंडर्ड होटल में जाते हैं तो थोड़ा लॉबी तक या पास में अगर किसी से बात कर रहे हैं आप, तो उनके रूम तक आप जा सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ये कि आपने होटल तो चूज़ कर लिया, तो उसके बाद आपको इमिग्रेशन पे जाना पड़ेगा। इमिग्रेशन पे भी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें आप कौन सी होटल में रुक रहे हैं उसका नाम एंड डिटेल्स आपका देना पड़ेगा और वहाँ पे आपसे आपका पासपोर्ट ले लिया जाएगा। और जब आप अपना होटल क्वारंटीन कंप्लीट करेंगे 7 डेज़ का, तो 8th डे की मॉर्निंग पे आपको आपका पासपोर्ट होटल में दे दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अगर जो कपल्स हैं, जैसे कि एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वो साथ में रुकना चाहते हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप होटल क्वारंटीन चूज़ करें और स्टैंडर्ड क्वारंटीन में जाएं। या अगर आपके पास बजट नहीं है तो गवर्नमेंट क्वारंटीन चूज़ करके, और वहाँ पे तो 2 लोग साथ में रह सकते हैं। और होटल क्वारंटीन में अगर जाएँ तो एक बार जब आप होटल पहुँच जाएँ तो होटल के स्टाफ से आप रिसेप्शन पे बात करिए कि हम कपल हैं और हमको सेम ही रूम चाहिए। तो वो क्या करेंगे, जैसे कि मेरे सामने हुआ था कि सपोज़ सिंगल पर्सन का 1500 प्लस GST पर रूम है, तो वो आपको एक बड़ा रूम दे देंगे कपल के हिसाब से और उसका 2500 प्लस GST चार्ज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, जब आपको होटल में एक दिन हो जाएगा तो नेक्स्ट डे मीन्स सेकंड डे पे आपका टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स का टीम आएगा और वो लोग आके आपका स्वैब टेस्ट करके जाएंगे। जो भी होटल में आपके लोग रुके होंगे वो स्वैब टेस्ट आपका करके जाएंगे और इस स्वैब टेस्ट के रिज़ल्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपका जो भी टेस्ट है नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जैसा भी है। होपफुली मैं तो प्रे करता हूँ कि जो भी लोग आएँ और बिल्कुल सेफली आएँ और सबका टेस्ट नेगेटिव निकले और सब अपने अपने घर जा पाएँ। लेकिन अगर आपका बाय चांस टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपको होटल से ही वो सीधा आइसोलेशन सेंटर या जो भी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का उसमें ले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको 7 डेज़ आराम से बिना किसी टेंशन के होटल में रहना है। एक बार जो आपका सेकंड डे पे टेस्ट हो जाएगा उसका रिपोर्ट 48 आवर्स के अंदर आ जाता है। तो अगर 48 आवर्स के अंदर आपको कोई ले नहीं गया और कोई भी नहीं गया, आप रिसेप्शन से पूछ भी सकते हैं कि भाई आपका टेस्ट का रिपोर्ट क्या है, वो भी आपको डिटेल्स दे देंगे। जैसे कि हमारा रिपोर्ट नहीं आया था, हमने रिसेप्शन से ही पूछा था तो उन्होंने बोला था कि आपके लॉट में जो भी लोग आए हैं सबका रिपोर्ट नेगेटिव है और सब नॉर्मल है। तो मोस्टली अगर किसी को कुछ हुआ तो 1 या 2 दिन में ले जाते हैं। अगर 1 या 2 दिन निकल गए तो मतलब आप सेफ़ हैं और आपको 7 डेज़ बस होटल में कंप्लीट करके और 8th डे पे अपना पासपोर्ट लेके और एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको होटल में देंगे, जो एक पेपर जैसा होगा वो लेके और आपको अपने सिटी के लिए रवाना हो जाना है। और जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, जब आपको 8th डे की मॉर्निंग पे पासपोर्ट मिल गया, मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया, सब चीज़ नॉर्मल है, इसके बाद है मेन स्टेप। और मेन स्टेप ये है कि आप कोई भी कैब या कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम करिए, अपने घर जाइए, सेफ़ली पहुँचिए और घर जब आप सेफ़ली पहुँच जाएँ तो एक बार ज़रूर ऊपर वाले को थैंक यू बोल दीजिए कि इतनी सारी मुसीबत के बाद, इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी अगर आप सेफ़ पहुँच गए हो तो एक बार ज़रूर थैंक्स बोल दीजिए। और ये सबसे मेन स्टेप है कि आप अपने घर तक जिस इंटेंशन से निकले थे सेफ़ली पहुंचने के लिए वो आप पहुंच जाएं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की डिटेल्स से कुछ हेल्प हो जाए और अगर फिर भी आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अपना नंबर भी पोस्ट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ कन्फ्यूजन है। मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।